वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं जो नीट और 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखने वाले ब्लड को हम देखने वाले हैं, यानी कि ब्लड क्या है, ब्लड के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम देखने वाले हैं, जिससे आपके किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लड के बारे में बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ध्यान रखना है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि अगर हम इस ह्यूमन के अंदर बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ टोटल कितने 4 टाइप्स के टिश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू और एक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, मसल्स टिश्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट आपके टिश्यूज़ हैं, इसमें से ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। ब्लड की अगर हम बात करें नॉर्मल एक ह्यूमन के अंदर, एक अगर हम हेल्दी ह्यूमन के अंदर बात करें तो ब्लड आपको लगभग 5 से लेकर 7 लीटर के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से लेकर 7 लीटर रहता है। ब्लड की पीएच की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 7.4 पीएच होती है ब्लड की। ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का होता है ब्लड, 7.4 पीएच इसकी होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ब्लड को हम 2 मेन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन से वो 2 पार्ट होते हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लाज्मा का पार्ट, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। एक होता है ब्लड सेल्स, एक प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल आती हैं, ये सारा हम ये कह सकते हैं सॉलिड मटेरियल वाला पार्ट है। जो ब्लड सेल्स वाला पार्ट है ये सॉलिड मटेरियल वाला पार्ट है ब्लड के अंदर, जबकि जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड वाला पार्ट हम कह सकते हैं, ये फ्लूइड वाला पार्ट है। तो 2 पार्ट में हमने ब्लड को डिवाइड किया है, एक प्लाज्मा के अंदर और एक ब्लड सेल्स के अंदर। जो ब्लड सेल्स है वो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी आरबीसी, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो 3 तरीके की ब्लड में सेल्स पाई जाती है। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होती है क्योंकि इनमें रेड आप ये कह सकते हैं पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे अंदर हेमोग्लोबिन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं इनको। रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनको और क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट भी कहते हैं। और नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट। रेड कलर की होती है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो इन तीनों को अलग अलग नाम से भी हम जान सकते हैं। आरबीसी को इराइथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके मेनली आपको देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम ब्लड की प्लाज्मा में बात करें, लगभग 90 से लेकर तो 92% इसमें वाटर रहता है। तो 90 से लेकर 92% आपको वाटर देखने को मिलता है। लगभग इसमें 6 to 8% आपको प्रोटीन देखने को मिलते हैं। 6 to 8% इसमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं। प्रोटीन 4 तरीके के ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। कौन से 4 तरीके के प्रोटीन होते हैं? एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन, और एक और होता है आपका फाइब्रिनोजन। तो 4 तरीके के आपको ब्लड के अंदर प्रोटीन देखने को मिलते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। चारों जो होते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं सभी के। एल्ब्यूमिन जो होता है ये ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जितनी भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, IgD, IgE, IgM, ये सारी एंटीबॉडीज जो होती हैं ये क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है उनके अंदर। तो ग्लोबुलिन जो होता है वो क्या करता है, एंड हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो ब्लड कोगुलेशन जो होता है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है, जिसको हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को, उसमें ये हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन, एक फैक्टर की तरह काम करता है। फाइब्रिनोजन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है जो ब्लड क्लोटिंग करवाता है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रिनोजन है और साथ में ही प्रोथ्रोम्बिन भी उसकी ही हेल्प करता है। तो ये सारे अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या पार्ट देखने को मिलते हैं, आपको कई आयंस देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर, कई सारे इंपॉर्टेंट आयंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट अगर हम आयंस की बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम आयन इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम आयन इंपॉर्टेंट होता है, क्लोराइड आयंस इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। बाइकार्बोनेट आयन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं। इसको हम बाइकार्बोनेट वाले को बफर भी कहते हैं ब्लड का। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है विच इज कॉल्ड बफर ऑफ ब्लड। तो आपका आंसर क्या आएगा, बाइकार्बोनेट। ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विच इज कॉल्ड बफर ऑफ ब्लड, तो आपको ध्यान रखना है बाइकार्बोनेट। और अगर साथ में किसी सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस तरीके से ऑप्शन दे रखें तो आपको ध्यान रखना है फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको बफर ऑफ ब्लड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ बेसिक चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई है, उन पर फोकस करना है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि बताइए ब्लड का पीएच किस में ज्यादा देखने को मिलता है, आर्टरीज में या विंस में। आर्टरीज और विंस आप जानते हैं, आर्टरीज जो होती है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि विंस जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्टरीज के अंदर पीएच जो होता है ब्लड का वो ज्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्लाइटली मोर पीएच इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स, ये ध्यान रख लेना। तो आर्टरीज के अंदर थोड़ा पीएच ज्यादा होता है, आर्टरीज में पीएच आपको विंस की कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना अच्छे से। यहां से भी क्वेश्चन आपसे इसके बेस्ड पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ब्लड में कुछ और चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज आपको देखने को मिलता है, अमीनो एसिड आपको देखने को मिलती है, अमीनो एसिड आपको देखने को मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं, यूरिया का थोड़ी सी मात्रा देखने को मिलती है, यूरिक एसिड आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है इसमें। ये सारे पार्ट भी इसके अंदर और इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं ब्लड की प्लाज्मा के अंदर। तो ये भी अच्छे से आपको याद रख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर है, सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है इसका लगभग हम ये कह सकते हैं कि 55% भाग को बनाता है ब्लड के, 55% पार्ट जो होता है
वो प्लाज्मा होता है ब्लड का, जबकि 45% पार्ट जो होता है वो ब्लड सेल्स होती है। 45% पार्ट जो होती है ब्लड की वो ब्लड सेल्स होती है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम ब्लड सेल्स जो है इस वाले पार्ट को, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको डिटेल में करने वाले हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अभी नोट करते जाना इन सभी चीज़ों को, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हम प्लास यानी कि जो ब्लड सेल्स है हमारी, इनको अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ब्लड सेल्स हमने ऑलरेडी देखी चुके थे हम कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी 3 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। 3 तरीके की सेल्स होती है हमारी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? तो 3 तरीके की मेन सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम इसकी बात करते हैं आरबीसी की, ध्यान रखना है, आरबीसी अगर ह्यूमन के अंदर हम बात करते हैं तो जनरली आपको कॉनकेव शेप की देखने को मिलती है। कॉनकेव, कभी कभी बाइकॉनकेव शेप की भी होती है। और मैच्योर आरबीसी होती है जो वो न्यूक्लिएशन, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो विथआउट न्यूक्लियस होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता आपको। आरबीसी का सरफेस एरिया इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की आरबीसी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन्स कहते हैं। तो इसमें आपको हेमोग्लोबिन भरा हुआ देखने को मिलता है। और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है डोनन्स मेम्ब्रेन। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस और कोई भी सेल ऑर्गेनेल इस आरबीसी सेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन आ पाता है। और हेमोग्लोबिन ज़्यादा आता है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा हो पाता है। हेमोग्लोबिन ही मेनली क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड होता है और ऐसे में ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाता है। क्लियर? ध्यान रखना है अच्छे से, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें आरबीसी की, तो सभी को पता है आरबीसी की लाइफ साइकिल जो होती है 120 दिन की होती है। ध्यान रखना, 120 डेज की होती है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मेरो के अंदर मेनली होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन मेनली कहां पर होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। हालांकि कभी कभी जब स्टार्टिंग में हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पर लीवर में भी फॉर्मेशन होता है और स्प्लीन में भी फॉर्मेशन होता है, बट एडल्ट में अगर हम बात करें तो बोन मेरो के अंदर होता है। वहीं ये डिस्ट्रॉय कहां पर होती है, खत्म कहां पर होती है? स्प्लीन के अंदर होती है। तो स्प्लीन जो है उसके अंदर आरबीसी क्या होती है? खत्म होती है। इस वजह से स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं आरबीसी का, यानी कि कब्रिस्तान भी कहा जाता है आरबीसी का। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही सारी आरबीसी जो होती है डिस्ट्रॉय होती है। और इस प्रकार से जो स्प्लीन होती है वो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करती है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में एक तरीके से इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। ध्यान रखना, एक ऑर्गेनल होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, स्प्लीन। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? लगभग एक हम बात करते हैं लगभग 12 से लेकर 16 ग्राम
आपको हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर। तो 1 मिलीमीटर ब्लड के अंदर आपको 12 से लेकर 16 ग्राम हेमोग्लोबिन आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आरबीसी के बारे में याद रखना है। ओके, अब आ जाते हैं हम डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आरबीसी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अगर आपसे नंबर्स पूछे जाए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है ब्लड के अंदर सेल्स में से, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में लगभग 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक होती है। क्लियर? तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन, यानी कि हम ये कह सकते हैं 50 से लेकर 55 लाख तक पाई जाती है 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर। इतनी ज़्यादा आरबीसी आपको देखने को मिलती है, यानी कि आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी लगभग 6 से लेकर 8000 आपको देखने को मिलती है 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर। क्लियर? तो 6 से लेकर 8000 होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जनरली 2 तरीके की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन आती है? बेसोफिल, जिसे हम बेसिडोफिल भी कहते हैं, तो बेसोफिल, एसिडोफिल। क्लियर? तो इसके अंदर कौन कौन आती है? बेसिडोफिल आती है, एसिडोफिल आती है। इस एसिडोफिल को एक और भी कहते हैं यूजिनोफिल भी कह सकते हैं आप। और एक और इंपॉर्टेंट आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, न्यूट्रोफिल। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 तरीके की आती है, बेसोफिल आती है, एसिडोफिल आती है और न्यूट्रोफिल आती है। क्लियर? इस एसिडोफिल को एक और नाम क्या कह सकते हैं? यूजिनोफिल। क्लियर? ग्रेनुलोसाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें दाने के समान संरचनाएं देखने को मिलती है, ग्रेन्स के ग्रेनुलर जैसे स्ट्रक्चर, ग्रेन्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट। इन सारे ग्रेनुलोसाइट के अंदर लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो इन सब के अंदर आपको न्यूक्लियस कैसे देखने को मिलेंगे? लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, जिनमें किसी में 2 लोब होते हैं, किसी में 2 से ज्यादा लोब देखने को मिलते हैं। तो इनमें लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं ग्रेनुलोसाइट के अंदर। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है एक तो आपकी मोनोसाइट, और एक आती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये हमें इम्यूनिटी मेनली प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जितनी भी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हमें कह सकते हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो उसकी हेल्प करती है एंटीबॉडीज़ बनाने में। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो हमें ये कह सकते हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसमें हेल्प करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट्स, ध्यान रखना है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है इम्यूनिटी में, यानी कि हम ये कह सकते हैं लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। ओके, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इनका जो फ्लो होता है जनरली ब्लड के अंदर हमें डब्ल्यूबीसी थोड़ी कम देखने को मिलती है, पर आपको लिम्फ के अंदर जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है डब्ल्यूबीसी। लिम्फ के अंदर ज़्यादा आपको जो डब्ल्यूबीसी वो कैसी हम ये कह सकते हैं कलरलेस होती है। कलरलेस ब्लड सेल जो होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, ध्यान रख लेना। इसमें आपको CO2 की मात्रा डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्मली,
अगर आप देखेंगे तो इसमें लिम्फ वाला पार्ट, क्योंकि लिम्फ के अंदर फ्लूइड होती है तो इससे में CO2 की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को इसमें मिलती है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है इसके बारे में। क्लियर? यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आपसे कभी कभी क्वेश्चन कुछ और पूछे जा सकते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा इन सब में से कौन पाई जाती है, न्यूट्रोफिल जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 60 से लेकर 70% सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलेगी, लगभग 20 से लेकर 25% तक आपकी होती है। फिर मोनोसाइट होती है, फिर यूजोनेफिल सबसे कम होती है, बेसोफिल। तो बेसोफिल का याद रखें सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल। यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ऐसे में इसका अच्छे से याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको, इससे रिलेटेड। आपसे पूछा जाए बाइलोब न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो बाइलोब न्यूक्लियस किस में देखने को मिलता है, इसमें एसिडोफिल के अंदर। एसिडोफिल के अंदर इस प्रकार का बाइलोब न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है जिसमें 2 लोब पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है WBC के अंदर कि क्योंकि ये क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, तो ऐसे में ये ब्लड वेसल से बाहर निकल सकती है। तो ब्लड वेसल से बाहर निकलकर पैथोजन को जब अटैक करती है, पैथोजन्स पर अटैक करती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाईपेडेसिस। क्या कहते हैं? डाईपेडेसिस। ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। डाईपेडेसिस क्या होती है? जो WBC होती है वो ब्लड वेसल से बाहर जाती है और ऐसे में ब्लड वेसल, किसी भी पैथोजन अगर कोई आता है तो उस पर अटैक करने की जो प्रोसेस होती है बाहर निकलकर, उसको हम कहते हैं डाईपेडेसिस। क्लियर? इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। कभी कभी आपसे ब्लड से रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप क्या करते हैं, जैसे हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे पहले, हमने देखा था प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा वाले पार्ट में से आप प्लाज्मा से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को घटा दें, आप क्लोटिंग फैक्टर्स को अलग कर दें, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं मेनली अगर हम बात करें क्लोटिंग फैक्टर की, तो प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है सीरम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। सीरम किसे कहा जाता है? अगर आप ब्लड की प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें तो ऐसे में बचा हुआ पार्ट जो होता है वो सीरम कहलाता है। ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, तो ऐसे में आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।